वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई बेहतरीन मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत हमें 1990 यानी कि 1980 समय से दिखाई जाती है, जहां पर किसी आश्रम में काम करने वाली एक विधवा औरत को दिखाया जाता है जिसे किसी ने दोस्तों दुष्कर्म करने के बाद मार कर लटका दिया था। इस विधवा महिला का एक छोटा बच्चा भी था। बाकी बात करें तो इस महिला के साथ एक काम जिसने किया ना, उसका अभयंकर नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ बहुत ही बढ़िया संबंध था। अभयंकर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है दोस्तों, बल्कि वो एक ऐसा शख्स है जिसके इशारे पे पूरी सरकार काम करती है, फिर चाहे गवर्नमेंट किसी की भी क्यों ना हो। अभयंकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रमोशन का लालच देकर ये केस रफा दफा करने के लिए बोल देता है। साथ ही वो पुलिस वाले से उस विधवा के बच्चे को एक डंप यार्ड में डलवाने के लिए भी कह देता है। बस फिर क्या था, पुलिस वाला ठीक ऐसा ही करता है और वो एक आदमी से उस महिला की लाश को जलवा देता है और साथ ही उसके बच्चे को एक बड़े से डंप यार्ड में छोड़कर आ जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट समय में आती है, जहाँ हम एक सचिवालय का सीन देखते हैं, जिस जगह पर हर एक काम करने वाला घूस कमाने में लगा होता है दोस्तों। इसी में एक है एचआर मिनिस्टर का पीए, जो कि एक आदमी से उसकी बहू का ट्रांसफर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करने के नाम पर उससे 40 लाख रुपए लेता है और अपनी बात से भी मुकर जाता है। मतलब पैसे भी ले लिए, काम भी नहीं कर रहा। और अब उस बुजुर्ग शख्स ने अपने पैसे भी खो दिए थे और ऊपर से उसे सचिवालय से धक्के मार कर निकाला जाता है। इसीलिए वो काफी रो रहा होता है कि पैसे भी ले लिए, काम नहीं किया। उसको रोता हुआ देखकर वहाँ पे मौजूद चाय वाला उसे बताता है कि देखो, अब तुम्हारे खोए हुए पैसे वापस लाने का काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है किट्टू। किट्टू असल में दोस्तों एक ब्रोकर है जिसकी पहचान बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर हर किसी से है। किट्टू जो भी काम हाथ में लेता है ना, उसे पूरा जरूर करता है और सबसे बढ़िया बात यह है वो गरीबों की मदद करता है और साथ ही वो नेताओं की रातें रंगीन करने के लिए उन्हें लड़कियां भी सप्लाई करता है। और किट्टू ये जो काम कर रहा है ना, ये सारे काम ये वो मारन नाम के आदमी के साथ मिलकर करता है, जो कि किट्टू के हर ऑर्डर को मानता है। अब किट्टू की इतनी तारीफ सुनकर वो शख्स खुद किट्टू से मिलने के लिए आ जाता है। किट्टू भी उसकी पूरी बातें सुनता है और बताता है कि ठीक है, हम ये सारे काम सीक्रेटली करते हैं वैसे, इसलिए मार्केट में इसका ज्यादा शोर शराबा ना करना। बाकी तुम्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कराने के लिए सीएम के पीए को पैसे देने चाहिए थे, न कि एचआर मिनिस्टर के पीए को। बाकी मैं कोशिश करता हूँ पैसा रिकवर करने की, लेकिन पूरे पैसे का 25% यानी 10 लाख मेरा होगा। इसके लिए वो शख्स राजी हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से मारन किट्टू को एक न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर से मिलवाता है जो नटराज मंदिर के स्वामी जी से मिलना चाहते थे। इसके साथ किट्टू को ये भी पता चलता है कि एक मिनिस्टर को अपने बेटे की शादी करवाने के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत है जो कि खास भी होनी चाहिए। बस तो किट्टू पहले उस मिनिस्टर से बात करता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपके बेटे की शादी को नटराज मंदिर में करवा सकता हूँ, मतलब इसकी बातें कर सकता हूँ। इस पर वो मिनिस्टर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा होगा, बस फिर क्या था। किट्टू उससे कहता है कि आप वहाँ के लिए एचआर मिनिस्टर से बात कर लो और उनसे इसकी परमिशन ले लो, मैं स्वामी जी से बात कर लेता हूँ। किट्टू इसके बाद अगला फोन नटराज मंदिर के स्वामी जी को लगाता है कि स्वामी जी, आने वाली 16 तारीख को एक न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं, क्यों ना आप उस दिन मंदिर में एक प्रवचन का आयोजन करवा लीजिए। स्वामी जी राजी हो जाते हैं इसके लिए और अब 16 को ही वो दूसरे मिनिस्टर की बेटे की शादी होने वाली थी। अब एचआर मिनिस्टर से उसे शादी की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन प्रवचन की परमिशन स्वामी जी को नहीं मिलती, क्योंकि उस दिन वहाँ पे शादी है तो कैसे मिलेगी। अब स्वामी जी सीएम की पत्नी को जानते थे जो कि स्वामी जी की बड़ी भक्त है, तो स्वामी जी ये प्रवचन की परमिशन ना मिलने वाली बात उससे बता देते हैं। साथ ही स्वामी जी किट्टू के कहने पर सीएम की वाइफ को ये भी बता देते हैं कि कैसे उस एचआर मिनिस्टर के पीए ने 40 लाख रुपए खाए किसी आदमी के, जबकि वो पैसा तो सीएम के पास आना चाहिए था। अब ये बात सीएम की पत्नी उनसे बता देती है सीएम को, जिसे सुनते ही अगला फोन एचआर मिनिस्टर को जाता है कि तुम्हारे पीए की हिम्मत कैसे भी मेरे नाम पर 40 लाख की घूस लेने की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेरे यानी सीएम के अंडर आता है। बस दोस्तों, इस बात की उछल से एचआर मिनिस्टर को इस्तीफा देने को कहा जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम्हें वन विभाग दे देंगे। बाकी ये सब होने के बाद एचआर मिनिस्टर अपने पीए को जाकर वो पैसे वापस करने के लिए बोल देता है। इस तरह से देखा दोस्तों, किट्टू बहुत ही चालाकी से बिना किसी से कुछ कहे ये सारे पैसे वापस ले आता है। ये खुद आकर उसके हाथों में पूरे पैसे देकर जाता है। तो दोस्तों, इस चीज से आपको पता चली गया होगा कि किट्टू किस तरह से लोगों का इस्तेमाल करके उनके जरिए अपना काम करता है। वो इंसानों को शतरंज के प्यादों की तरह समझता है और उनके दिमाग में अपनी बात किसी भी तरह फिट कर देता है और फिर अपने सारे काम करवाता है। इन सब के साथ किट्टू कई पुलिस वालों का ट्रांसफर भी उनके हिसाब से अलग जगह और अलग डिपार्टमेंट में करवा देता है। किसी किसान की फसल खराब हो गई है तो उसे पैसे देता है। गरीब बच्चों का कॉलेज में एडमिशन भी करवा कर पूरा परोपकार करता है। साथ ही उसने कॉटेज फैक्ट्री भी खोली होती है जिसके जरिए वो महिलाओं को भी रोजगार दिलवाता है। मगर किट्टू करोड़ों कमाने के साथ करोड़ खर्च करके गरीबों की मदद भी करता है दोस्तों, ये बात भी है उसकी। बाकी वो कई जजेस के पैसों को भी घुमाकर ब्लैक से व्हाइट करने में उनकी मदद करता है। मतलब उसे हर कोई जानता है एक तरह से। बाकी किट्टू ने यह सब सीखा था अभयंकर के यहाँ काम करके। हाँ, किट्टू अभयंकर का एक तरह से नौकर था। वो एक पूजा में अभयंकर के यहाँ जाकर पीने से लेकर खाने तक का सब कुछ संभालता है। वहाँ काफी बड़े बड़े नेता लोग आए होते
होते हैं और यहाँ किटू सभी को खाना सर्व कर रहा होता है। अभयंकर कहता है कि मैं पहले सिर्फ इस देश की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब मैं दुनिया भर की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। उसके आगे का दोस्तों जो प्लान था बहुत ही बड़ा था। बाकी यहाँ हमें अभयंकर की सोच के बारे में पता चल जाता है, जिसका मानना है कि लोग उसके लिए बस एक नंबर है, मतलब कि दोस्तों उसके लिए गरीब कोई मायने नहीं रखते। और अभयंकर की ये सारी बातें सुनकर किटू को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। अब एक दिन किटू के पास वेम्बू नाम की एक औरत आती है जो उसकी कॉटेज फैक्ट्री में काम मांगने आई थी। एक्चुअली वेम्बू ने क्या किया था, एक लड़के के साथ भागकर लव मैरिज कर ली थी, लेकिन लड़का काम का नहीं निकला, मतलब उसको मारता पीटता था। ये सारी बातें सुनने के बाद वेम्बू को किटू यहाँ पे काम दे देता है, उसको पास ही रहने के लिए जगह दे देता है, सब कुछ करता है। अगले एक दिन किटू को एक छोटी लड़की की मौत के बारे में पता चलता है, जिसकी लाश एक स्कूल के स्विमिंग पूल में मिलती है। लेकिन उस लड़की को इस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ गलत काम करके मार दिया और उसकी लाश को स्विमिंग पूल में फेंकवा दिया। लेकिन दोस्तों पुलिस ने ये केस डूब के मरने का दिखाया कि लड़की डूब के मरी, क्योंकि इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना असल में अभयंकर का साला है। किटू यहाँ बहुत कुछ सोचता है दोस्तों, और फिर वो सीधा अभिजय नाम के एक एमएलए के बारे में मारन को पता करने के लिए बोलता है। मारन बताता है कि अभिजय के बेटे को हाल ही में पुलिस ने एक मर्डर के चलते अरेस्ट किया था, इस वक्त तो वो कस्टडी में है। तो किटू अगला फोन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लगाता है और उससे कहता है कि मुझे अभिजय के बेटे को छुड़ाना है, तो बस मुझे तुमसे एक ऐसा नाबालिग लड़का चाहिए जो उस खून का इल्जाम अपने सर पर ले ले और अभिजय का बेटा छूट जाए। दरअसल दोस्तों ड्रग्स में जिस भी नाबालिग लड़के को पुलिस अंदर करेगी तो उसकी भी सजा 7 साल है, और अगर कोई नाबालिग किसी को मार देता है तो उसकी भी सजा 7 साल है। तो दोस्तों बस अब एक नाबालिग लड़के को देने के बदले किटू उस पुलिस वाले को 15 लाख दे रहा था। 15 लाख तो वो एक लड़के को किटू के हवाले कर देता है, जिसे उसने कल रात ही ड्रग्स के साथ पकड़ा था। अब क्योंकि उसको सजा तो होनी थी, तो किटू उस लड़के को 50 लाख देता है और उससे कहता है कि तुम ये पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे दो और उनसे बोलो कि तुम अब उनसे 7 साल के बाद मिलोगे। वो लड़का किटू के कहने पर एक पास आउट स्कूल स्टूडेंट बनकर अभयंकर के साले के स्कूल में जाकर उससे मिलता है और बंद कमरे में मौका देखकर वो अभयंकर के साले को जान से मार देता है। दोस्तों उसे पुलिस पकड़ लेती है। पूछने पर वो लड़का बोलता है कि प्रिंसिपल ने मेरी जाति को गाली दी तो मैंने प्रिंसिपल को मार दिया। इस तरह से किटू उस बच्ची के मौत का बदला अभयंकर के साले से ले चुका है दोस्तों, और इस बारे में ना तो अभयंकर को पता चलता है और ना ही किसी और को कि इसमें किसका हाथ है। इस हादसे के बाद दोस्तों रात में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर किटू से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुम अपना 15 लाख वापस ले लो, तुमने अभिजय के बेटे को बचाने के नाम पर मुझे इन सब में शामिल कर लिया। अगर अभयंकर को पता चल गया कि मैं इन सब में इन्वॉल्व हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो किटू उस ऑफिसर से कहता है कि चिंता मत करो, अभयंकर सर के मैं बहुत ही क्लोज हूँ, ये तुम जानते हो ना। बाकी अभयंकर खुद अपने साले से नफरत करते थे, ये उन्होंने ही करने को कहा था, बस किसी से कुछ कहना नहीं और अपना मुंह मत खोलना, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। इस तरह से किटू उससे झूठ बोलकर निपटा लेता है बात को। और दोस्तों अब किटू के पास काफी ज्यादा ब्लैक मनी आ रही थी, जिसे कॉटेज फैक्ट्री की आड़ में छिपाना बड़ा मुश्किल था। तो मारन किटू से कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम तुम्हारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर पाए, ड्राइवर की पगार हो गई, मेड वगैरह की तनख्वाह ये। तो अब किटू वक्त के साथ वेम्बू को पसंद करने लग गया था, तो इस बारे में वो वेम्बू से बातें करता है। वेम्बू भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पहले दिन किटू को कैबिनेट मिनिस्टर लता जी के भतीजे, जो कि उनका पीए भी है, उसका नाम वैसे वेंकटा मूर्ति है दोस्तों, उसका फोन आता है। शादी के अगले दिन उसे किटू से ना कुछ जरूरी बात करनी थी। तो किटू जब वेंकट से मिलने पहुंचता है तो वो किटू से बताता है, देखो मैं कहने के लिए तो लता जी का भतीजा हूं, पर वो मेरे साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव करती है, मेरी इज्जत तक नहीं करती यार। यहाँ तक कि देखो ना इस उम्र में वो मुझसे वॉशरूम की सफाई करवाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम लता से मेरी इज्जत वापस दिलवाओ। दरअसल दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, लता के पास 300 एकड़ की जमीन है, जिसे वो एक जापानीज कंपनी को उनके प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ में देने वाली है। यही बात ये वेंकट किटू को बताता है कि देखो मैं बस चाहता हूँ कि तुम किसी तरह से ये जमीन मुझे दिलवा दो। अब पहले तो किटू इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन जब उसके बदले वेंकट किटू को 200 करोड़ रुपए देने का वादा करता है, 200 करोड़ बहुत ज्यादा होता है यार। तो किटू को मारन समझाता है कि भाई ये काम करना चाहिए, लाइफ सेट हो जाएगी। तो किटू राजी हो जाता है। अब ये जो जमीन थी ये टेंजोर में थी, इसलिए किटू पहले उस जगह के लोकल एमएलए के बारे में पता लगाता है, जिसका नाम होता है सुदर्शन। सुदर्शन का कजन काथिर कभी उसका खास आदमी हुआ करता था। ध्यान से सुनना दोस्तों, लेकिन एक दिन जब काथिर ने एक आदमी को लड़ाई झगड़े के दौरान मार दिया, तब से सुदर्शन और काथिर की कुछ खास नहीं बनती। इसीलिए अब किटू अपनी पत्नी वेम्बू को लेकर हनीमून पर निकल पड़ता है टेंजोर के लिए, जहाँ पर वो एमएलए सुदर्शन के घर पर ही रुकता है। अब जो एमएलए है ये अभयंकर और किटू के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था, तो वो किटू का बहुत बढ़िया स्वागत करता है। यहाँ किटू काथिर से भी मिलता है और वो लता की जमीन है ना जो, वो सुदर्शन के एरिया में ही है। तो किटू यहाँ सुदर्शन के दिमाग में डाल देता है कि लता जी आप ही की पार्टी की है, वो इतनी बड़ी डील करने जा रही है और इससे देखो एनवायरमेंट को नुकसान तो होगा ही। अगर वो प्रोजेक्ट बनता है तो एक काम कर सकते हैं, वो आप इसकी पिटिशन बनाकर कोर्ट में डाल दीजिए, इससे डरकर वो आपको
5 करोड़ दे देगी और फिर आप अपना पिटिशन वापस ले लीजिएगा। अरे हाथी लक्ष्मी को मना क्यों करना। दोस्तों किटू यहाँ अपना हनीमून मनाने के लिए तो आया ही था, साथ ही वो ये सब भी प्लान कर रहा था। और आगे सुनिए, किटू ने ना बातों ही बातों में काथिर को भी एहसास दिला दिया था कि सुदर्शन के बाद वही उसकी गद्दी का असली हकदार है। और फिर सुदर्शन किटू के कहे अनुसार पिटिशन डाल देता है, जिसको देखकर कैबिनेट मिनिस्टर से एकदम से चौंक जाती है। अब इन सब के बीच किटू वेंकट को कॉल लगाकर कहता है कि आप सुदर्शन के कजन काथिर से बात करो और उसे सुदर्शन की सुपारी दे दो, बाकी आज रात तक वो जमीन आपकी हो जाएगी। वेंकट ऐसा ही करता है, वो सुदर्शन को मौका देखकर मार देता है दोस्तों, जिसके मरने के बाद अब ये बात और भी ज्यादा टूल पकड़ लेती है। किटू भी तुरंत ये होते ही टेंजोर से निकल जाता है। सभी को लग रहा था कि सुदर्शन की मौत के पीछे लता का हाथ है, इसीलिए लता सीधा अभयंकर को कॉल लगाती है और अभयंकर फिर लता से कहता है कि वेंकट ने ये शायद जानबूझकर किया है, उसने सही समय पे चाल चली है, इस वक्त उसे मारना भी सही नहीं होगा। बाकी अब आपके पास सत्ता में बने रहने के लिए एक ही चारा है, वो जमीन आप किसी ऐसे के नाम कर दीजिए जो कि बलि का बकरा बन सके और हम जनता के सामने ये दिखा देंगे कि ये जमीन वेंकट की है। तो उसने ही ये डील की, उसने ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का सोचा, जिससे जनता गुस्सा हो जाएगी और उस पे टूट पड़ेगी। लता अभयंकर की बात सुनकर जमीन वेंकट के नाम कर देती है दोस्तों, जिसको पाकर वेंकट की खुशी का ठिकाना नहीं। और वेंकट ये होते ही खुशी खुशी किटू से मिलने आता है और उसे 200 करोड़ रुपए दे देता है। कुछ दिन के बाद किटू को ये भी पता चलता है कि वो जल्द ही पिता बनने वाला है। अब ये सब जिस तरह से हुआ था ना, उससे लता को शक होता है कि ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही अचानक हो गई। आखिर मेरी पार्टी का एक छोटा सा एमएलए मेरे खिलाफ कैसे खड़ा हो गया, हो ना हो इसमें किसी की सोची समझी चाल हो। ये सारी चीजें लता अभयंकर से भी कहती है कि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और अभयंकर भी कहता है कि हाँ तुम शायद सच कह रही हो। वो लता से कहता है तुम एक काम करो, पब्लिक के सामने आकर इस जापान वाली डील को कैंसिल कर दो, इससे हमें थोड़ा नुकसान तो होगा लेकिन जनता में मैसेज जाएगा कि हम उनकी भलाई के लिए कितना सोचते हैं। बाकी उस डील के कैंसिल होते ही उस जमीन के दाम भी तुरंत गिर जाएंगे। लता ठीक ऐसा ही करती है और ये डील कैंसिल होने की वजह से जमीन का दाम सच में गिर जाता है दोस्तों। तो वेंकट सीधा पहुंच जाता है किटू के पास अपने दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए, जो कि किटू उसको तुरंत एक बार मांगने पर दे भी देता है। अब इतनी बड़ी रकम किटू ने वापस कर दी थी, तो इस बात की चर्चा सभी करने लग जाते हैं और इस तरह से किटू की असलियत अभयंकर तक पहुंच जाती है कि कैसे किटू करोड़ों में कमीशन बनाता है, 8 जज के फंड्स मैनेज करता है और किस तरह से उसने हर किसी की मदद की है। अभयंकर तो किटू के बारे में ये सब जानकर दंग हो जाता है कि मेरे यहाँ काम करने वाला मामूली सा नौकर भला ये सब कैसे कर सकता है। अभयंकर तो दोस्तों बस किटू के उस लड़की वाले बिजनेस को जानता था, जो वो लड़कियां नेता लोगों को सप्लाई करता है, वो वाला बिजनेस। उसे नहीं पता होता कि किटू कितना भयंकर खिलाड़ी है। और फिर अभयंकर किटू का ये केस तो नहीं लेकिन उसके बारे में दिल्ली टास्क फोर्स के काबिल ऑफिसर राम को बताता है कि पता करो जरा किटू ने अभी तक कितने और कैसे किसी की मदद की है, साथ ही वो सारा कमीशन का पैसा भी रिकवर करो। फिर क्या था दोस्तों, राम काम पे लग जाता है, जिस दौरान पुलिस को पता चलता है कि किटू ने एक तरफ कई गरीब किसानों से लेकर गरीब स्टूडेंट्स, मछुआरों और ऐसे काफी लोगों की मदद की है। बाकी फिर चाहे किसी का ट्रांसफर कराना या किसी को एमएलए का टिकट दिलवाना हो, किटू ने बिना अपना नाम सामने आए पर्दे के पीछे से गुजरात के सीएम तक की मदद की है। उसने कई लोगों के घोटाले भी छुपाए थे, लोगों ने बस पैसे दिए और काम करवाया, बाकी उन्हें पता नहीं था ये सब काम किटू पर्दे के पीछे कर रहा है। उसका ब्रोकर नेटवर्क पूरे देश में फैला होता है दोस्तों। किटू हर एक काम को पूरा करता है और लोगों को अपने यहाँ से निराश नहीं जाने देता। राम को पता चलता है कि इस तरह से किटू ने करीब 6236 करोड़ रुपए कमाए और ये न्यूज एक स्कैम के तौर पर पब्लिक को परोसी जाती है कि एक आम से इंसान ने सचिवालय में ये स्कैम कर दिया। सारे सबूत इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस फिर किटू के साथ उसके सभी साथियों और वेम्बू को भी अरेस्ट कर लेती है, जिनमें मारन भी होता है। पुलिस और अभयंकर किटू से जानना चाहते हैं कि उसने ये सारे पैसे कहाँ रखे हुए हैं, इतना सारा पैसा उसने कहाँ छिपा के रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ना तो किटू कुछ बोलता है और ना ही उसके दोस्त। वेम्बू को टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं। वेम्बू प्रेग्नेंट भी है तो उसे छोड़ दिया जाता है, मगर वो 24 घंटे पुलिस की सर्विलेंस में रहेगी। दूसरी ओर किटू कुछ नहीं कर रहा था, ना ही कुछ कह रहा था, तो राम खुद अपने नेटवर्क के जरिए किटू के पैसे का पता करने की कोशिश करता है। तो पुलिस को 700 ऐसे छोटे बैंक अकाउंट्स मिलते हैं जो कि अलग अलग नाम से होते हैं और उन बैंक अकाउंट से किटू ने कई लोगों को पैसे ट्रांसफर किए थे। किटू ने किसान, बच्चे, महिलाएं, मरीज, रोजगार में इन सभी लोगों की मदद की थी। इन सभी को किटू ने ऐसे ही पैसे भेजे थे, तो पुलिस उन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करवा देती है। मगर अब कोई फायदा नहीं था दोस्तों। अब इतना सारा परोपकार किटू ने ना तो पॉलिटिक्स में आने के लिए किया था, ना ही शोहरत के लिए। तो ये सब उसने किया क्यों? यही सवाल राम को खाए जा रहा था और राम को जल्दी पता चल जाता है कि अभयंकर के साले को मरवाने में भी किटू का ही हाथ था। ये चीज वो अभयंकर से बताता है तो अभयंकर को विश्वास ही नहीं होता कि भला ये सब कैसे करवा सकता है ये। राम फिर किटू के बचपन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लगता क्योंकि किटू कभी अपने घर या गांव वापस गया ही नहीं, इसलिए उसके गांव में भी उसे कोई नहीं जानता।
दोस्तों दरअसल किटू कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे मूवी की शुरुआत में कूड़े के ढेर के बीचों बीच छोड़ दिया गया था। वहाँ से उसको एक बुजुर्ग आदमी सुभाष ने बचाया था। किटू को वहाँ देखकर सुभाष ने उसको पालने का फैसला किया और जब किटू थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब कि 8 साल का, तब से ही उसको सवाल करना बड़ा पसंद था। सुभाष भी एक ऐसा आदमी था जो कि जाति के ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि दिन प्रतिदिन गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी ज्यादा अमीर। वो हर एक भ्रष्टाचारी पर सवाल उठाता है और उस बारे में दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी होता है उसने। इस कारण दोस्तों अक्सर लोग उसको मारने के लिए दौड़ते थे, फिर भी वो ये सारी चीजें जारी रखता था। सुभाष ने ही किटू को सिखाया था कि ये दुनिया सीधों के लिए नहीं बल्कि लोमड़ी जैसे चालाक लोगों की है। यहाँ पर गरीब को अमीर और राजनेता जैसे लोग दबाते हुए आए हैं। लीडर वही बनता है जिसके पास पैसा और पावर होती है, बाकी सभी तो बस नौकरी करते हैं। जो छोटी नौकरी करते हैं वो छोटे लेवल पर करप्शन करते हैं और जो बड़े लेवल पर है वो बड़ा करप्शन करते हैं। देश का 90% जो पैसा है वो तो टॉप के 1% लोगों के पास है और यही टॉप के लोग देश को धीरे धीरे कुरेद रहे हैं। और जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ये लोग सबसे पहले खुद दूसरे देश में जाकर बस जाएंगे। सुभाष ने ही किटू को बताया था कि उसकी माँ के साथ दुष्कर्म और फिर उसका खून करने और इस केस को दबाने में पुलिस, मिनिस्टर, जज, आश्रम के ट्रस्ट, इन सभी का हाथ है और इन सभी को कंट्रोल करता है सिर्फ एक आदमी, अभयंकर। अभयंकर ने ही ये सब करवाया था दोस्तों। तो किटू को अपना बदला पूरा करने के लिए अभयंकर को खत्म करना होगा। सरकार किसी की भी हो, चलती अभयंकर की है। वही है जो इस देश के गरीबों से हद से ज्यादा नफरत करता है। और तब सुभाष किटू से कहता है कि तुम बस सब्र से काम लेना बेटा और लोमड़ी की तरह तेज दिमाग लगाकर एक कदम आगे बढ़ाना धीरे धीरे, और तभी तुम उस अभयंकर को मार पाओगे। इसके बाद दोस्तों कहानी जाती 2005 में, जब दीवार पर इस तरह लिखने के लिए सुभाष को पुलिस उठाकर लेकर गई थी और उन्होंने सुभाष को इतना मारा कि बेचारे की मौत हो गई। सुभाष के मरने के बाद किटू वहाँ से शहर में आ गया, जहाँ उसने पहले MLA हॉस्टल में काम पकड़ा, जहाँ वो वही थोड़ा साफ सफाई का काम करता था और चाय पानी का। वहाँ से वो धीरे धीरे पहुँच गया अभयंकर के घर। वहाँ भी किटू को वही साफ सफाई का काम मिला। बाकी दोस्तों इसी के साथ आ जाइए प्रेजेंट में। किटू को 6 महीने हो चुके हैं जेल में, लेकिन आज तक एक भी शब्द नहीं बोला वो। अभयंकर अब राम से मिलता है कि इस किटू से बोलो कि अगर उसने पैसों के बारे में बता दिया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। राम भी किटू से यही चीजें कहता है और किटू उसे पैसों की लोकेशन दे देता है दोस्तों। फाइनली किटू ने कूड़े के ढेर के नीचे बहुत सारे पैसे छुपाए होते हैं जिन्हें पुलिस बरामद कर लेती है। अभयंकर आखिरी बार किटू से मिलने के लिए आता है। वो किटू से कहता है कि तुम जैसा कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अभयंकर को पता था कि अब किटू के ऊपर करीब 167 केसेस लग चुके हैं, धोखेबाजी, धोखेधड़ी और चीटिंग के। तो उसकी तो अब आने वाली बाकी की जिंदगी इन केसेस की वजह से कोर्ट और पुलिस ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते निकल जाएगी। इसीलिए वो किटू को पुलिस से पिटवाने के बाद उसको जमानत देने को बोल देता है ताकि किटू को मौका ही ना मिले सोचने का। किटू को जज ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें रोज पुलिस स्टेशन हाजिरी लगाना होगा। ऊपर से दोस्तों पूरे स्टेट में अलग अलग शहर में हर कोर्ट में उसकी तारीख पड़ती रहती है। इसी बीच अभयंकर रूलिंग पार्टी के सपोर्ट और लता की मदद से प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने वाला था। रूलिंग पार्टी ने ही उसका नाम नॉमिनेट किया था। इसी बीच राम को एक चीज पता लग जाती है कि किटू के पास अभी और भी पैसा बचा हुआ है, क्योंकि जो पैसे बरामद हुए हैं वो कुल मिलाकर 5387 करोड़ है। बाकी का पैसा भी पुलिस को चाहिए था, इसीलिए वो किटू और उसके साथियों पर 24 घंटे नजर रखना शुरू कर देती है। इन सब के बीच मारन किटू से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमें ये ब्रोकिंग का काम करना ही नहीं चाहिए था। किटू बताता है कि कैसी बातें कर रहे हो, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अभयंकर आज तक गरीबों का खून चूसता हुआ आया है, आज गरीब अपना घर भी नहीं चला पा रहा है। कहने के लिए देश की GDP बढ़ गई है, लेकिन गरीब और भी ज्यादा पिछड़ गया है। लोअर मिडिल क्लास टैक्स से परेशान है, रोड टैक्स से लेकर GST तक। एग्जाम्पल के लिए सरकार सैलरी से TDS काट लेती है, फिर जब वो पैसे ATM से निकालो तो ATM चार्ज लगता है। बाकी कुछ बैंक्स में बैलेंस अगर 10,000 के 1 रुपया भी नीचे आ गया तो उसके पैसे अलग से। लग्जरी गाड़ी हो या नॉर्मल गाड़ी हो, GST उतना उस पर भारी ही लगेगा। इसके अलावा अभयंकर की बात करें तो वो 127 ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। वो सरकार और बाकी सब कंट्रोल करता है। अभयंकर गरीब और मिडिल क्लास को कीड़े के समान समझता है। जब उसके पास पावर नहीं थी तब उसने इस देश को इतना लूटा, और अब तो वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। न जाने अब क्या करेगा, क्योंकि उस अभयंकर ने इतने साल का इंतजार किया और उसके बाद आज उसने कोई सरकारी पद लिया है। इसलिए उसे पब्लिक के सामने एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी हो गया है, जो काम मैं अगले 1 हफ्ते में करके दिखाऊंगा। और दोस्तों अब बारी थी पैसों का इंतजाम करने की। तो सबसे पहले किटू प्रवीण, दिलीप और नंदिनी नाम के 3 लोगों को बुलाता है। फिर वो क्रिप्टो पंक 7435 नाम की एक NFT को निकालकर ऑक्शन में सेल करवाता है और अपने लोगों के साथ
पप्पू नाम के एक प्रोफेशनल हैकर की मदद से उसके दाम को बढ़ाता है। फिर वो एनएफटी ऑक्शन में पूरे $24 मिलियन का बिकता है। दोस्तों एनएफटी आपको पता ही होगा, एक तरह का टोकन होता है जिसे क्रिप्टो मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। और इस पैसे से किटू दोस्तों बीटीसी यानी बिटकॉइन खरीदता है और सारा पैसा कैश में अलग जरियों से अपने पास इंडिया में मंगवाता है। ये सारी चीजें किटू बड़ी ही होशियारी से बिना पुलिस को पता लगे कर रहा था। किटू के पास अब भी लगभग 197 करोड़ रुपए थे जिनसे वो अपने अगले प्लान को अंजाम देने वाला था। दूसरी ओर हमें खुद अभ्यंकर के मुंह से जानने को मिलता है कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या करेगा। वो बताता है कि सबसे पहले हर वो चीज महंगी करूंगा जो इस देश के लोगों को आराम से और सस्ते में मिलती आ रही है आज तक। विदेशों की तरह वो देश में महंगे पैकेज्ड फूड लाएगा। लोग बाहर से हमारे देश में आते हैं सस्ता इलाज करवाने के लिए, वो इस चीज को खूब महंगा करेगा क्योंकि अभ्यंकर का मानना है कि इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए भी नहीं, उसे हार्ट अटैक आने पर कोई इलाज नहीं मिलना चाहिए। ऐसी घटिया सोच है दोस्तों इसकी। और अभ्यंकर प्रेसिडेंट बनते ही उन सभी को खत्म करेगा जो इस देश पर बोझ है। उसकी चलाई कलम गरीबों की लाशें बिछा देंगी और उनके खून से सींच भी देंगी। वहीं इन सब के बीच दोस्तों किटू पुलिस के सर्विलेंस में रहकर बड़े ही आराम से दिलीप की मदद से पहले अभ्यंकर के सारे मिल्स के सिस्टम में मालवेयर डाल देता है, जिससे उसका पूरा काम ठप पड़ जाता है। सब कुछ ठीक होने में 1 हफ्ते का समय लगेगा, मतलब 1000 करोड़ का नुकसान। इतना काफी नहीं था तो किटू ने अभ्यंकर की फैक्ट्री की 3 बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा दिया था। और ये सारी चीजें किटू अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की मदद से कर रहा था। अभ्यंकर तो पूरी तरह बौखला जाता है। तभी उसकी कंपनी के कंटेनर का किटू एक्सीडेंट करवा देता है, जिसमें अभ्यंकर अपने लेदर और कॉन्डम के बिजनेस के लिए गायों को सप्लाई कर रहा था। इन सारी चीजों के सामने आने की वजह से लता दोस्तों एक नकली ईडी रेड अभ्यंकर के घर पे करवा देती है और साथ ही वो अभ्यंकर को इन सब से निकालने के लिए राम को उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर भी देती है, जिसके लिए किटू ऑलरेडी तैयार था। वो सभी पुलिस वालों को मारकर वहां से भागकर एक अंडरग्राउंड बंकर में आकर छिप जाता है, जहां वो पप्पू से काम शुरू करने को कहता है। साथ ही किटू प्रवीण और नंदिनी की मदद से फिरोज नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप करवा लेता है। पुलिस भी अपने हैकर्स को बिठा चुकी थी किटू की लोकेशन पता करवाने के लिए। और इधर किटू फिरोज के बेटे के किडनैप होने के बाद फिरोज को कॉल लगाता है कि अगर कल अभ्यंकर प्रेसिडेंट बना तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। दरअसल दोस्तों ये फिरोज है ना, इसने 8 MLAs को करीब 800 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो अपना समर्थन अभ्यंकर को दे और उसे प्रेसिडेंट बनाए। इसी के साथ किटू एक कॉल राम और बाकी पुलिस वालों को करके उनसे कहता है कि अगर अभ्यंकर प्रेसिडेंट बना तो फिरोज का बेटा जिंदा नहीं रहेगा। इस बात से पुलिस में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच पप्पू ने पॉलिश्ड वीपीएन की मदद से दोस्तों किटू की लोकेशन को छिपाकर एक लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया था, जो कि सारे देश में दिख रहा होता है, यानी टीवी वगैरह में। इस लाइव स्ट्रीम में किटू का चेहरा नहीं दिख रहा था। किटू कहता है कि मैं करीब 213 GB का एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें करीब 18,000 पेजेस का PDF डॉक्यूमेंट है, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस हैं, जो कि अभ्यंकर के साथ कई और लोगों को एक्सपोज करेंगे कि कैसे ये लोग सिस्टम का फायदा उठाकर इस देश को खोखला कर रहे हैं और आम आदमी की जेब से उसकी मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। किटू कहता है कि इस पूरे डेटा में उन सभी चीजों का रिकॉर्ड है जो भी इस देश में गलत हुई है, चाहे फिर वो बढ़ती महंगाई हो, रोजमर्रा की चीजों का दाम, फिर चाहे दाल, तेल या दूध क्यों ना हो। दूध भी शुद्ध नहीं मिलता, मिलावटी दूध हमें 35 से 40 रुपए, 50 रुपए ये लीटर तक बेचा जाता है। अभ्यंकर जैसे लोग सरकार से लेकर हर उस आदमी को कंट्रोल करते हैं जो कि किसी भी नेता की तरह अपनी नौकरी या पद को खोने से डरता है। आज अफ्रीका की ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हमसे रैंकिंग में आगे हैं, जो कि आज भी हमसे गरीब हैं, लेकिन उनकी तरक्की बराबर हो रही है। और यहाँ तो इंसान करप्शन के चलते महीने के खत्म होते पैसे बचाने में लगा हुआ है, जो कि बच भी नहीं पा रहा और ऊपर से उसको लोन लेना पड़ रहा है। कई सारे बैंक्स, NBFCs आज भी लोगों को मोटे इंटरेस्ट पर लोन देकर उन्हें लूट रहे हैं। आम पब्लिक का ध्यान क्रिकेट मैच और मूवीज रिव्यू दिखाकर भटकाया जा रहा है। अभ्यंकर जैसे चंद लोग इस देश को चला रहे हैं। उन्होंने मीडिया तक को खरीद रखा है। हमें कब क्या सोचना है, कब क्या खोलना है, कब क्या बोलना है, सब कुछ यही लोग तय करते हैं। काउंसलर, MLA और नेता, इन सभी के लोग देश के कोने कोने में हैं, जो कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। अंग्रेज भी इस तरह भारत में घुसे थे और हम पर 200 सालों तक राज किया, लेकिन जब सभी ने एक होकर क्रांति की तो उन्हें भी देश छोड़ना पड़ा। हमें भी एक होना होगा, तभी कुछ बदलेगा। गरीबों की सुनी जाएगी, नहीं तो ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाए जाने वाला देश अपने खोदे गड्ढे में धंस जाएगा। और दोस्तों जब किटू ये सारी बातें कह रहा होता है तभी पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और पुलिस आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन बंकर में चारों तरफ किटू ने माइंस लगा के रखे हुए थे, तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। बाकी पुलिस को लग रहा था कि इसी बंकर में किटू ने फिरोज के बेटे को किडनैप करके रखा होगा, इसीलिए कोई भी बंकर की तरफ गोली नहीं चला रहा था। और किटू के दिए 213 GB
के सबूत की वजह से अभयंकर और बाकी सभी लोगों का जो स्कैम था पर्दाफाश हो चुका था। अकेले अभयंकर करीब 64 लाख करोड़ का स्कैम कर चुका था, जिस कारण उसको तुरंत प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन से हटा दिया जाता है। किट्टू पुलिस के सामने शर्त रखता है कि अगर वो अभयंकर को अकेले अंदर बंकर में भेजे तो फिरोज के बेटे को छोड़ दिया जाएगा। अभयंकर को यहाँ ना चाहते हुए भी जाना पड़ जाता है और आर्मी वाले बंकर को घेर लेते हैं। किट्टू ने उन्हें बता दिया था कि माइन उसने कहाँ कहाँ लगाई हुई है। अभयंकर के किट्टू के सामने पहुंचते ही किट्टू फिरोज के बेटे को छोड़ देता है। उसे नंदिनी और परवीन ने जुहू बीच पर छोड़ा था, मतलब वो बंकर में नहीं था। किट्टू ने एक बार फिर राम और पुलिस को चकमा दे दिया दोस्तों। अब अगर राम कुछ करता तो अभयंकर की जान को खतरा था, इस कारण वो सभी बस गन ताने खड़े थे। अंदर अभयंकर किट्टू से कहता है कि तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं होगा, लोग कुछ दिन मुझसे नफरत करेंगे, इस बारे में बातें करेंगे, तुम्हें हीरो भी मान लेंगे, लेकिन इन सब की याददाश्त बहुत कमजोर है। जैसे ही कोई नई घटना सामने आएगी ये सब भुला देंगे लोग, और इसी तरह कीड़े मकोड़े की तरह चलती रहेगी इनकी जिंदगी। लेकिन दोस्तों किट्टू को भरोसा था कि अब इस देश की जनता जरूर जागेगी और अपने हक के साथ इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खूब लड़ाई लगाएगी। इतना कहने के बाद किट्टू एक तलवार से झटके में दोस्तों अभयंकर का गला धड़ से अलग कर देता है, और यहाँ किट्टू ने अपनी माँ का बदला लिया था। इसके बाद किट्टू तुरंत इस जगह से गायब हो जाता है, क्योंकि ऐसा होते ही आर्मी बंकर पर फायरिंग शुरू कर देती है, और जब तक ये लोग आते तब तक किट्टू सभी के साथ वहाँ से जा चुका था। इस दौरान वेम्बू ने भी एक बच्चे को जन्म दिया दोस्तों। मारन एक कलेक्टर को कुछ बैंक अकाउंट्स का डेटा देता है जिसमें हजारों करोड़ रुपए जमा है। ये कलेक्टर किट्टू का वफादार था दोस्तों, क्योंकि इसकी पढ़ाई का खर्चा किट्टू ने खुद उठाया था। और मारन कलेक्टर को जिम्मेदारी देता है इन अकाउंट्स में जितना भी पैसा है उससे गरीबों की मदद और समाज सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। उधर किट्टू वेम्बू और अपने बच्चे को लेकर जा चुका था। जाहिर है वो इस देश में तो रुकेगा नहीं। किट्टू ने वेम्बू का ख्याल रखने वाली के लिए पैसे भी छोड़े थे। बाकी राम की समझ नहीं आ रहा था कि वो किट्टू को कहां और कैसे ढूंढे। इसी के साथ दोस्तों ये जबरदस्त मूवी यहाँ पे खत्म होती। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।